हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल डेटा पर। गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ RTE 25% रिजर्वेशन के बारे में। और एकेडमिक ईयर इसमें है 2022 और 23, ठीक है। क्योंकि मतलब ये बताना ज़रूरी है कि ये कब का मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये है 2022 का और 23 का, ठीक है। तो इसमें जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ RTE में, इसमें डिस्कस करने वाला हूँ कि जो लॉटरी होता है, ठीक है, ये कब आने वाला है, इसका डेट क्या है, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं मेरिट भी कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि ये बताया जाता है कि आपके बच्चे का किस स्कूल में नंबर लगा है, ये आपको बताया जाता है, ठीक है। और उसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स। ओके, करने वाला वो है कि आपको नंबर लगने के बाद आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो नंबर लगने के बाद क्या करना होगा, इस पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इस तीनों चीज़ों पर डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या सबसे पहली बात तो डिस्कस करें कि इसका लॉटरी का डेट क्या है, मतलब कि मेरिट कब निकलेगा और हमको पता कैसे चलेगा कि किस स्कूल में नंबर लगा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इसका जो फॉर्म फिलअप करने का डेट था वो था 10 मार्च तक के था, ठीक है। 10 मार्च तक के आपको फॉर्म फिलअप करने को मिला था और अब इसका फॉर्म फिलअप करना क्लोज हो चुका है। तो इसका जो मेरिट है, जहाँ तक न्यूज़ में बताया जा रहा है कि 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल, ठीक है, इसके बीच इसका जो मेरिट है या जिसे कह सकते हैं हम लॉटरी, ये निकलने वाला है, ठीक है। याद रखना है आपको 7 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको चेक कैसे करना है कि किस स्कूल में नंबर लगा है। तो आपको क्या करना है, ये चेक करने के लिए आपके पास जो भी ब्राउज़र है आपको उसे ओपन कर लेना, ठीक है। और वहाँ पे आपको सर्च करना है RTE, ठीक है। और उसके बाद जो फर्स्ट वाला पोर्टल आपको देखने को मिल रहा है, फर्स्ट वाला वेबसाइट HTTP student.maharashtra.gov.in, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे, ठीक है। ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये महाराष्ट्र वालों का है और बाकी सबका भी सेम रहता है प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन वाइज डिटेल, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर टाइप करना है और एप्लीकेशन नंबर टाइप करने के बाद आपको गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, तो आपका स्टेटस बता दिया जाएगा। तो मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अभी मैंने यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दिया है और गो वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। जैसे क्लिक किया है तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक तो स्टूडेंट का नेम से शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन लिख के आ रहा है कन्फर्म। लेकिन जब आपका जो मेरिट है या जैसे कह सकते हैं लॉटरी, जिस दिन अनाउंसमेंट हो जाएगा उस दिन यहाँ पे जो है ये आपका नेम और ये स्टेटस ना शो करते हुए आपको शो करेगा कि आपका किस स्कूल में नंबर लगा है, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पे चेक कर सकते हो आपका किस स्कूल में नंबर लगा है और वहाँ स्कूल का कोड क्या है, क्या एड्रेस है, सब कुछ आपको यहाँ पता चलेगा। अब यहाँ मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन। पहली बात तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करने के लिए आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए आपके सामने दिया गया है यूज़र नेम, ठीक है। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है और उसके बाद सेम कैप्चा आपको यहाँ पे टाइप कर देना है और टाइप करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद भी ये बता देगा कि आपका किस स्कूल में नंबर लगा है। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ लॉगिन करके, ठीक है। तो गैस यहाँ पे मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के मैंने लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद ये आपके सामने कुछ शो कर रहा है जिस पर मैंने ब्लर कर दिया है, ठीक है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट इसमें रहता है जिसे ब्लर करना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है चाइल्ड इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एप्लीकेशन, उसके बाद है स्कूल सेक्शन, ऊपर में आप देख सकते हो। उसके बाद फॉर्म सबमिशन, ठीक है, और उसके बाद है एडमिट कार्ड। तो आप जैसे ही एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है स्कूल नेम एंड एड्रेस। जैसे आपको स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा, जैसे स्कूल में मतलब आपका नंबर लग जाएगा, तो नंबर लगने के बाद यहाँ पे आपके सामने शो करेंगे स्कूल का नेम। उसके बाद यहाँ पे जो है व्यू एडमिट कार्ड, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो अलॉटमेंट लेटर है, जिसे हम एडमिट कार्ड जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एक बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखा है एडमिट कार्ड, ठीक है, लेकिन वहाँ पे उसे हम अलॉटमेंट लेटर भी कह सकते हैं, जो कि आपको इसका प्रिंट आउट निकालना होगा, ठीक है, एडमिशन कंफर्म होने के बाद। और यहाँ पे लिखा है एडमिशन स्टेटस। तो देखिए, एडमिशन स्टेटस कंफर्म आपको जब दिखाएंगे जब आप अपना एडमिशन पूरा कंफर्म कर लेते हो स्कूल में जाकर, तो ठीक है। पहले तो आपको यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। अब डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपका जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट स्कूल में ना ले जाते हुए, जब यहाँ पे आपको जो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडमिट कार्ड, उस एडमिट कार्ड में जिसे हम अलॉटमेंट लेटर कर सकते हैं, वहाँ पर एक नीचे में डॉक्यूमेंट चेक करने का भी एक एड्रेस दिया होगा कि आप इस स्कूल में अपना डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन करवा सकते हो। उस स्कूल में नहीं जहाँ पे आपका नंबर लगा है, वहाँ पर डायरेक्ट नहीं करवाना है, उसके पहले
कुछ स्कूल का नाम दिया जाएगा आपके लिस्ट में एडमिट कार्ड पर। ये जैसे आता है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उसमें क्या करना, आपको डॉक्यूमेंट ले जाके पहले चेक करवा लेना कमेटी के पास कि हमारा डॉक्यूमेंट ओके है या नहीं। अगर कुछ दिक्कत होता है तो वहाँ से बताया जाएगा कि आपका ये प्रॉब्लम है, आपको करेक्शन करना है, ठीक है। उसके बाद ही आपको फाइनल स्कूल में जाना है एडमिशन करने के लिए, डायरेक्ट स्कूल में डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है, तो आपको लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप, जैसे कि मैंने इसके पहले बता दिया है कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं डॉक्यूमेंट के बारे में आपको कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगने वाला है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपको बनाना होगा और आप उसे नोट कर लेना, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ। तो गैस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला जो डॉक्यूमेंट है जिसे हम कह सकते हैं रहवासी या तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसमें आपको या तो देखिए मतलब एड्रेस प्रूफ के लिए इसे कह सकते हो। एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास रेशनिंग कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। या तो आप टेलीफोन का बिल भरते होंगे या पानी का बिल भरते होंगे या इलेक्ट्रिक बिल भरते होंगे, तो उसमें से कोई सा भी एक चलेगा। और अगर आप मान लीजिए कि किराए से रहते हो तो आपको एक जिसे हम कहते हैं रेंट एग्रीमेंट, ठीक है, वो आपको बनाना होगा अगर आप किराए से रहते हो तो ये आपका हो गया पहला कौन सा, एड्रेस प्रूफ, ठीक है। तो एड्रेस प्रूफ में आप इलेक्ट्रिक बिल, पानी का बिल, टेलीफोन बिल, या तो फिर आप अगर किराए से रहते हो तो आप दे सकते हो। और उसके बाद आपके पास आधार कार्ड है तो भी चलेगा, या तो आपके पास अगर वोटिंग कार्ड है तो भी चलेगा, ठीक है। या तो पासपोर्ट अगर कोई होगा तो वो भी एड्रेस प्रूफ की जगह पे चल सकता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट किन को लगने वाला है। तो कास्ट सर्टिफिकेट देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है ओबीसी, एससी, ठीक है, और एसटी, ये सभी को कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। सिर्फ ओपन वाले को छोड़ के, जो ओपन में होगा उनको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जिससे हम कह सकते हैं ओपन की जगह पे जनरल कैटेगरी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ओपन और जनरल कैटेगरी वाले को कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला, बाकी जो भी कास्ट है सबको कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। जो कि कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए तहसीलदार या तो उप जिला अधिकारी या तो फिर उप विभागीय महसूल, ठीक है, अधिकारी, इनके तरफ से बना होना चाहिए। मतलब कि अगर आप वो कोई लोकल बनाते हो तो नहीं चलेगा, जो कि होना चाहिए तहसीलदार या तो उप जिलाधिकारी या तो उप विभागीय महसूल की तरफ से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। जिसे हम कह सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अब उसके बाद डिस्कस करते हैं कि आप मान लीजिए अगर हैंडीकैप्ड हो, दिव्यांग हो, तो आपके पास उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि जिला शल्क चिकित्सक, वैद्यकीय अधीक्षक, ठीक है, अधिसूचित जिला शासकीय रुग्णालय या यांचे 40% मतलब 40% से ज़्यादा दिव्यांग हो, इसका प्रमाण पत्र चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप दिव्यांग हो, कुछ अगर आपके पास प्रॉब्लम है आपके तरफ, तो आपको क्या करना है, जो जिला शल्य चिकित्सक है, वैद्यकीय अधीक्षक, वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट बनाना हो जिसमें कि ये शो करना चाहिए कि आपका 40% से ज़्यादा दिव्यांग हो। आप इस अनुसार उसमें लिखा होना चाहिए सर्टिफिकेट में, ठीक है। और उसके बाद बाकी तो उतना अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि आर्थिक दृष्टि से दुर्बल असलेला उत्पन्नाचा दाखला। अगर आप मान लीजिए बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना होगा, ठीक है। और वो इनकम सर्टिफिकेट भी आपका 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में तो मैंने बताया दिया है। और देखिए पहली बात है कि कास्ट सर्टिफिकेट किसका लगने वाला है। किसी ने पूछा था मुझे कि कास्ट सर्टिफिकेट किसका लगेगा, पेरेंट्स का या जो स्टूडेंट है उनका। तो अगर कास्ट सर्टिफिकेट मान लीजिए स्टूडेंट का है तो चलेगा, ठीक है। और अगर स्टूडेंट का नहीं है तो उनके फादर या मदर का भी कास्ट सर्टिफिकेट चल सकता है, ठीक है। चल सकता नहीं है, चलेगा और चलता है, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक का भी कास्ट सर्टिफिकेट रहा तो चल जाएगा। और आपको बता दूं कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो तो फादर का ही होगा, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट तो पढ़ाई कर रहा है, उसका इनकम सर्टिफिकेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें डॉक्यूमेंट हो गया है। और एक है आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ टोटल डॉक्यूमेंट के बारे में एक बार। तो आपके पास जो पहला डॉक्यूमेंट है ये होना चाहिए आपके पास आधार कार्ड, ठीक है। और उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिक बिल, ठीक है, या तो टैक्स, अदरवाइज़ आपके पास पानी का बिल चलेगा, या तो टेलीफोन बिल भी चलेगा, ठीक है। या तो पैन कार्ड, पैन कार्ड पे तो नहीं रहता है, वोटिंग कार्ड पे रहता है, ठीक है, वोटिंग कार्ड, या तो पिताजी का ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। अब उसके बाद है एक तो आधार कार्ड हो गया और एक एड्रेस प्रूफ हो गया। अब उसके बाद होना चाहिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ये हो गया तीसरा डॉक्यूमेंट। और चौथा आपके पास होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट फ़ोटो, जो कि सभी के पास होगा, और नहीं है तो आपको एक करेंट पासपोर्ट फ़ोटो निकालना होगा, ठीक है। तो इतना डॉक्यूमेंट हो गया। पहला हो गया हमारा आधार कार्ड, उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए कोई सा भी एक होना चाहिए, उसके बाद
कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद है रहवासी प्रमाण पत्र जिसे हम कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो इतना कुछ डॉक्यूमेंट था। अगर आप हैंडीकैप्ड हो, कुछ दिव्यांग हो, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, जो कि 40% से ऊपर उसमें शो करना चाहिए। तो ये हो चुका है कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में जो मैंने बता दिया है। और अब मान लीजिए जैसे कि आप जब स्कूल जाओगे एडमिशन करने के लिए, तो वहाँ पे आपके पास एक फॉर्म दिया जाएगा जिसे हम कहते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, या तो जिसे कहते हैं हमी पत्र, ठीक है। तो ये आपको दिया जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना है, आपको उस फॉर्म को फिलअप करना होगा, उस फॉर्म को जो है ना फिलअप करना है, ठीक है। और फिलअप करने के बाद उस फॉर्म के पीछे में एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट रहता है, जिसे कि फिलअप करवा के MBBS डॉक्टर से, ठीक है, MBBS उस डॉक्टर से आपको फिलअप करवा के और वहाँ पे स्टैम्प मरवा के डॉक्टर के पास से आपको स्कूल लेके जाना होता है। उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, ठीक है। और मान लीजिए अगर कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत होता है तो वो होता है ग्रीवियंस के बारे में। तो इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो में बता दूंगा कि आपको ग्रीवेंस कैसे चेक करना है, कि हमारा कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो उसके बारे में दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वीडियो हो चुका है तकरीबन 11 मिनट का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आपको कोई डाउट है RTE से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और बेल आइकन को जो रहेगा बाजू में उसे भी दबा लेना, क्योंकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे RTE से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।